हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 18 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एचपीआई इंडेक्स, ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स। एचपीआई इंडेक्स को जोन्स लैंग लासाले नाम की एक फर्म ने रिलीज किया है। आपको बताना है जोन्स लैंग लासाले किस कंट्री की एक रियल ई स्टेट कंपनी है। तो ये यूएस यानी अमेरिका की एक रियल ई स्टेट फर्म है जोन्स लैंग लासाले, जिसने एचपीआई इंडेक्स रिलीज किया है। ये देख लीजिए, एचपीआई यानी ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स, इसको जोन्स लैंग लासाले ने रिलीज किया है, जो कि यूएस बेस्ड एक कॉमर्शियल रियल ई स्टेट कंपनी है। इतना याद रखिएगा। ये जो एचपीआई इंडेक्स है, इसमें बताया गया है इंडिया ने हाईएस्ट प्लेस अचीव किया है वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के मामले में। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, ये एचपीआई इंडेक्स कितनी कंट्रीज पर प्रिपेयर किया गया है। तो सिर्फ 5 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है एचपीआई इंडेक्स में। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान और सिंगापुर। इन 5 कंट्रीज में इंडिया वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के मामले में टॉप कर रहा है। 98% इंडिया के वर्कर अपने वर्क प्लेस से सेटिस्फाइड होते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो जोंग लैंग लासाले इसने ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स एचपीआई इंडेक्स रिलीज किया है। ये कहाँ की फर्म है? यूएस की फर्म है, शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है? क्रिश्चियन अल्ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला नमक राइस फेस्टिवल रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो काला नमक राइस फेस्टिवल ये यूपी में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? यूपी। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर। वहीं पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 3 दिनों तक चलने वाले काला नमक राइस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया है। काला नमक, देखिए, राइस की एक वेराइटी है काला नमक। यूपी के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत सिद्धार्थ नगर से सिलेक्ट किया गया था। तो वही यानी काला नमक की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सिद्धार्थ नगर में काला नमक राइस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया है। तो काला नमक याद रखिएगा, चावल की एक वेराइटी है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी की। 2018 में इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत सिलेक्ट किया गया था। काला नमक जो राइस है, इसको बुद्धा राइस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आपको पता ही है पीएम मोदी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की थी। इसमें यूपी जो है इंडिया का पहला स्टेट था जिसने इसको अडॉप्ट किया था। यूपी इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर एक गुड़ महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था। चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया आपको, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की बुक है जिसका नाम है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश। क्या नाम है? प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। ये बुक किसने लिखी है? तो प्रिंस विद अ पेंट ब्रश ये बुक लिखी है शोभा थरूर श्रीनिवासन। किसने लिखी है? ये देख लीजिए, ये है शोभा थरूर श्रीनिवासन। इन्होंने एक बुक लिखी है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश। बुक का नाम याद रखिएगा। इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन का रेड पांडा ग्रुप इसको पब्लिश करेगा। शोभा थरूर श्रीनिवासन, ये इनकी 3rd बुक है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश। इसके पहले 2 बुक और लिख चुकी हैं, ये इंडी अल्फाबेट और हाउ मैनी लाइंस इन अ लाइमरिक। तो ये तीनों बुक का नाम याद रखिएगा जिसको लिखा है शोभा थरूर श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO द्वारा मलेरिया फ्री घोषित की जाने वाली फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कौन बन गई है? तो पहली मध्य अमेरिकी देश जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया WHO द्वारा, वो है एल सेल्वाडोर। कौन है? एल सेल्वाडोर। सबसे पहले ये कंट्री देख लेते हैं। ये है मैप में लोकेशन एल सेल्वाडोर। WHO द्वारा मलेरिया फ्री घोषित होने वाली पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। एल सेल्वाडोर की खास बात एक और है, ये एकमात्र सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो सिर्फ पैसिफिक ओशन को टच करती है। इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों को टच करती हैं। तो एल सेल्वाडोर पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। किसी भी कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित करने के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि पिछले 3 वर्षों में कोई भी इंडिजिनस मलेरिया केस ना आया हो। लास्ट केस कब आया था यहाँ पर? 2017 में। उसके बाद एल सेल्वाडोर में कोई भी मलेरिया का केस नहीं आया है, जिसके कारण WHO ने एल सेल्वाडोर को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। और ये फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। एल सेल्वाडोर आपने देख लिया मैप में। कैपिटल क्या है इसकी? सैन सेल्वाडोर। करेंसी क्या है? कोलन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नाइब बुकेले। WHO ने इसको मलेरिया फ्री घोषित किया। तो WHO देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। डीजी कौन है WHO के? तो टेड्रोस एडहेनम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्ट से किसने रिजाइन कर दिया है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO में अभी तक PK सिन्हा जी प्रिंसिपल एडवाइजर थे, रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया सॉरी। ये हैं PK सिन्हा जी। अभी तक ये PMO में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल एडवाइजर थे, रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। PK सिन्हा जी इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 1977 बैच के IAS ऑफिसर हैं PK सिन्हा जी, यूपी कैडर के, इतना याद रखिएगा। खास बात क्या है, जो ये प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्ट है PMO में, वो सिर्फ PK सिन्हा के लिए ही बनाई गई थी। ये देख लीजिए, स्पेशली PK सिन्हा के लिए ही बनाई गई थी सितंबर 2019 में, और रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये भी अजीब बात है। PK सिन्हा नाम है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग इनोवेशन लैब रिसेंटली किस इंडियन सिटी में इनॉग्रेट की गई है? तो एक सैमसंग इनोवेशन लैब को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये देख लीजिए, सैमसंग इंडिया द्वारा नई दिल्ली में एक सैमसंग इनोवेशन लैब इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पर? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा, सैमसंग इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इनोवेशन कैंपस इनिशिएटिव। इसी के तहत ये सैमसंग इनोवेशन लैब इस्टेब्लिश की गई है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। देखिए, सैमसंग इंडिया द्वारा एक विजन लॉन्च किया था जिसका नाम था पावरिंग डिजिटल इंडिया विजन। इसी के तहत सैमसंग इंडिया ने 8 टेक्निकल लैब्स बनाई हैं इंडिया में। तो आपसे एग्जाम में शायद ये न पूछें कि कौन से सिटी में इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन इतना याद रखिएगा, इनोवेशन कैंपस इनिशिएटिव और पावरिंग डिजिटल इंडिया विजन, ये दोनों सैमसंग इंडिया के इनिशिएटिव हैं। सैमसंग की बात करें तो 1938 की फर्म है, साउथ कोरियन फर्म है, इतना याद रखिएगा। और मोबाइल तो बनाती ही है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फिनलैंड की वर्चुअल समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है। आपको बताना है फिनलैंड की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सना मरीन, यही है वर्तमान में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें PM मोदी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और सना मरीन जी ने फिनलैंड को रिप्रेजेंट किया। दोनों लीडर्स ने इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एजुकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ 5G और 6G पर चर्चा की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया और फिनलैंड इस बात पर एग्री हुए हैं कि दोनों लोग अफ्रीका में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करेंगे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिनलैंड की बात करें तो ये देख लीजिए, ये है मैप में फिनलैंड। कैपिटल क्या है इसकी? हेलसिंकी। करेंसी क्या है? यूरो। और मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बता दी, सना मरीन, इतना याद रखिएगा। फिनलैंड जब भी मैप में आया तो उसके पास डेनमार्क है। ये कंट्री, डेनमार्क वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड बना रहा है। कहाँ पर? नॉर्दर्न सी में। ये नॉर्थ सी जो है, यहीं पर डेनमार्क वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइसलैंड बना रहा है। आप यहां भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौशल्या शंकर रिसेंटली इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना कौशल्या शंकर किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो कौशल्या शंकर जी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। ये देख लीजिए, ये हैं कौशल्या शंकर, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जानी मानी एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, जाति प्रथा का विरोध करती हैं, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं कौशल्या शंकर। इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा याद रखिएगा, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अच्छा, किसने सम्मानित किया है? जो US कॉन्सुलेट हैं चेन्नई में, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। उनका नाम क्या है? तो US कॉन्सुलेट जो चेन्नई में है वो है जुडिथ रेविन। इन्होंने कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड पहली बार 2007 में दिया गया था। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी वुमेन्स को दिया जाता है जो करेजियस एक्टिविटीज दिखाती हैं। तो कौशल्या शंकर एंटी कास्ट मूवमेंट चला रही है तमिलनाडु में, इसके लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कितने की पेनल्टी लगाई गई है? तो 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसके कुछ प्रोविजन का एसबीआई उल्लंघन करता था। वैसे भी एसबीआई वाले मोस्टली काम करते हुए मैंने नहीं देखे। यहाँ की सबसे ज़्यादा काम चोरी मुझे ऐसा लगता है एसबीआई, सॉरी बुरा मत मानना अगर आप लोगों में से कोई इसमें जॉब करता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आराम एसबीआई वाले ही करते हैं, मैंने देखा है। तो ठीक है, एसबीआई पर पेनल्टी लगने से मैं जरूर खुश हूँ। तो 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी।
देखिए आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, बाद में 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज भी कर दिया गया और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपको पता ही आरबीआई का कहाँ है। वर्तमान में आरबीआई के जो 25th गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर 4 के तहत, जो पार्ट 4 है मिशन सागर का, उसके तहत कौन सा इंडियन नेवल शिप कॉमरोस के बंदरगाह अंजौन पर 1000 टन यानी 1000 टन चावल लेकर पहुंचा है? तो आईएनएस इंडियन नेवल शिप जलस्व कॉमरोस के बंदरगाह अंजौन पर। तो बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, अंजौन बंदरगाह किस कंट्री का है? कॉमरोस का है, जहां पर आईएनएस जलस्व मिशन सागर पार्ट 4 के तहत 1000 टन का 1000 टन राइस लेकर पहुंचा है। एक वर्ष में 2 बार ऐसा हो चुका है जब इंडियन नेवी का शिप कॉमरोस पहुंचा है। ये कॉमरोस आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री है, टापू कंट्री आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी का आईएनएस जलस्व 1000 टन चावल लेकर पहुंचा है मिशन सागर पार्ट 4 के तहत। तो याद रखिएगा ये पोर्ट अंजौन जरूर याद रखिएगा, कॉमरोस का पोर्ट है। आपको पता ही है मिशन सागर मई जून में जब आपको कोविड क्राइसिस हुआ था तो कई सारी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए मिशन सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसका पार्ट 4 रिसेंटली रन किया गया है। इसके तहत कॉमरोस के बंदरगाह अंजौन पर 1000 टन चावल इंडियन नेवल शिप आईएनएस जलस्व द्वारा पहुंचाए गए हैं। कॉमरोस की बात करें तो कैपिटल है मोरोनी, करेंसी क्या है? कमोरियन फ्रैंक। और कॉमरोस के प्रेसिडेंट कौन है? अजाली असोमानी, याद रखिएगा। ये जो सागर मिशन है फुल फॉर्म क्या है इसका? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत इंडियन ओशन रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा मोहम्मद नवीद और सैमन अनवर भट्ट पर 8 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। आपको बताना है ये दोनों क्रिकेटर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मोहम्मद नवीद और सैमन अनवर भट्ट ये यूएई के क्रिकेटर हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देख लीजिए यूएई के 2 प्लेयर मोहम्मद नवीद और सैमन अनवर भट्ट पर आईसीसी ने 8 वर्षों का बैन लगा दिया है। क्यों? देखिए जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, कहाँ हुआ था? यूएई में। उस दौरान इन दोनों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। तो याद रखिएगा मोहम्मद नवीद और सैमान अनवर भट्ट इन दोनों पर आईसीसी द्वारा 8 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। ये दोनों क्रिकेटर यूएई के प्लेयर हैं। इन दोनों पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2019 के दौरान मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है, इतना याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है इसकी। सीईओ कौन है? मनु सावनी। और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले कुछ समय पहले ही आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं। कुछ समय पहले ही मैं आपको बताया था कि रशीद खान जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है एक ही टेस्ट में मैक्सिमम ओवर फेंकने का। 99.2 ओवर फेंके हैं एक ही टेस्ट में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? शेन वॉर्न का, वो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियट पेज ये पहले ट्रांसजेंडर मैन बन गए हैं, यानी ट्रांसजेंडर पुरुष बन गए हैं जिनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। आपको बताना है एलियट पेज किस कंट्री के जाने माने एक्टर हैं। तो यूएस के एक्टर हैं एलियट पेज। ये देख लीजिए ये हैं एलियट पेज, यूएस के जाने माने एक्टर हैं। इनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन बन गए हैं। इसके पहले 2014 में फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन कौन बना था? लेवरेन कॉक्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन बनी थी जिनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई थी 2014 में। और अब एलियट पेज फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन बन गए हैं जिनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। देखिए अमेरिका अपने आप को भले ही बहुत पुरानी डेमोक्रेसी कहता हो, लेकिन यहाँ पर कुछ सनकी लोग हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने 2017 में ट्रांसजेंडर जो हैं उनके मिलिट्री ज्वाइन करने पर पाबंदी लगा दी थी। और इंडिया है जो ग्रोथ कर रहा है, उसने थर्ड जेंडर के तौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मान्यता दी है। तो ये नाम याद रखिएगा एलियट पेज फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन है जिनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। और टाइम मैगजीन आपको पता ही है अमेरिकन पब्लिकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ऑन 2021 एग्जीबिशन ये लोकल प्रोडक्ट यानी घरेलू उत्पादों का एग्जीबिशन है, किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो माई ऑन 2021 ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? मणिपुर। ये देख लीजिए मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने माई ऑन 2021 एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का लोकल प्रोडक्ट्स यानी घरेलू उत्पादों का एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी है। तो माई ऑन 2021
ये घरेलू उत्पादों का एक एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड रखते हैं, इतना याद रखिएगा। डिपार्टमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। माई ऑन 2021 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? मणिपुर में, इतना याद रखिएगा। मणिपुर की बात करें तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है मणिपुर। कैपिटल क्या है? इंफॉल। सीएम मैंने आपको बता दिया एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। जब भी मणिपुर का नाम आए तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामझाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। उसके अलावा लोकटक लेक वो भी मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, टेम्पल मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो याद रखिएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं सफाई करने के लिए, सफाई अभियान चल रहा है आंध्र प्रदेश में, करप्शन से मुक्ति दिलाने के लिए टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किसने लॉन्च किया है? जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3 कैपिटल है इसकी। वर्तमान में तो हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल है किसकी? आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना की ज्वाइंट कैपिटल है। बाद में 3 कैपिटल है इसकी आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, याद रखिएगा। सीएम मैंने तो आपको बता दिए YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क प्रोजेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसमें कितनी इंडियन कंपनीज को शामिल किया गया है इस वर्ष? तो इंडिया की 2 कंपनीज को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लीजिए, रिन्यू पावर वर्ल्ड की फर्स्ट क्लीन एनर्जी कंपनी बन गई है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो रिन्यू पावर ये वर्ल्ड की पहली क्लीन एनर्जी कंपनी बन गई है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लाइट हाउस नेटवर्क प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया गया है। देखिए, इंडिया की 2 कंपनीज को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लाइट हाउस नेटवर्क प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। रिन्यू पावर्स उसमें से एक है। रिन्यू पावर का जो हुबली केंद्र है उसको ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के पार्ट के तौर पर चुना गया है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, इसमें टोटल 69 कंपनीज हैं। इंडिया से 2 को इस पर चुना जाएगा, जिसमें से रिन्यू पावर एक है, हुबली यानी बेंगलुरु बेस्ड इसकी फर्म वर्ल्ड की पहली क्लीन एनर्जी कंपनी है, इतना जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें 1971 में स्थापना हुई थी। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके फाउंडर एंड चेयरपर्सन कौन है? क्लॉस श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इसकी वार्षिक बैठक दावोस के बाहर हुई है। कहां पर हुई है? सिंगापुर में। 2021 बैठक सिंगापुर में हुई है, हालांकि 2022 की वापस से दावोस में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल के साथ मिलकर एक नया क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन बनाएगा? तो नया क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन बनाने के लिए नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ये देख लीजिए, नोकिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक नया क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन बनाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ये जो 5G रेडियो सोल्यूशन होगा, ये नोकिया की RNA टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। सॉरी, RNA नहीं, RAN टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। RAN मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये एक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो नोकिया ने 3 यानी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon के साथ पार्टनरशिप की है 5G रेडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। नोकिया की बात करें तो 1865 में स्थापना हुई थी, शायद आपसे ना पूछें। हालांकि हेडक्वार्टर है ईस्पू, फिनलैंड में। फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, और CEO कौन है? पेक्का लैंडमार्क। नोकिया वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो लूनर सरफेस पर यानी चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बिल्ड करेगी। नासा ने इसको सिलेक्ट किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इप्सा को इस डिक्लेरेशन के तहत स्थापित किया गया था? तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका फोरम, इसको ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के तहत स्थापित किया गया था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इप्सा की रिसेंटली इप्सा वुमेन्स फोरम का 6वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इप्सा वुमेन्स फोरम का। पर्पस है वुमेन इक्वलिटी के बारे में कमिटमेंट को याद दिलाना। तो इप्सा के वुमेन्स फोरम का 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। तो इप्सा का 6th एडिशन हुआ है इप्सा वुमेन फोरम का, याद रखिएगा। ये जो इप्सा है ये इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इसको बनाया था। 3 कॉन्टिनेंट की
3 लार्ज डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करता है इप्सा। 2003 में इसको बनाया गया था इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका द्वारा ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करके, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली जिनका निधन हो गया, लक्ष्मण पाई और दिलीप गांधी। ये देख लीजिए, ये हैं लक्ष्मण पाई जी, जाने माने आर्टिस्ट और पेंटर लक्ष्मण पाई जी का रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्म भूषण सम्मानित किया जा चुका है। गोवा से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण पाई, गोवा से बिलोंग करते थे लक्ष्मण पाई, रिसेंटली इनका निधन हो गया, आर्टिस्ट एंड पेंटर। उसके बाद ये दूसरे कौन है, दिलीप गांधी, पॉलिटिशियन है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे दिलीप गांधी, रिसेंटली इनका निधन हो गया कोरोना के कारण। अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे दिलीप गांधी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।